ओके तो अभी ध्यान देना यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग हो गया। मैंने आपको बताया दैट बेसिकली दो टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग हो सकता है, दे कैन बी टू टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग। फर्स्ट वन इज इम्प्रेस स्टैंप एंड सेकेंड वन इज एडिसिव स्टैंपिंग। एडिसिव स्टैंपिंग और इम्प्रेस स्टैंपिंग, एक चीज ध्यान रखना, जो एडिसिव स्टैंपिंग होगा, एडिसिव स्टैंपिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प टिकट्स। एडिसिव स्टैंपिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प टिकट एंड इट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली कैंसल्ड। इट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली कैंसल्ड। सर कैंसिल ही करना है तो चिपका क्यों रहे? अगर सर कैंसिल ही करना है तो यूज क्यों कर रहे? बेटा इसको कैंसिल किया जाता है सो एज टू इंश्योर दैट it should not be or it could not be used again. In order to ensure that adhesive stamp once used should not be used again, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एडिसिव स्टैंपिंग का कैंसिलेशन इज मैंडेटरी इन केस अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे एडिसिव स्टैंपिंग किया है और अगर आप एडिसिव स्टैंपिंग को या एडिसिव स्टैंप को प्रॉपरली कैंसिल नहीं कर रहे हो, अगर आप एडिसिव स्टैंप को प्रॉपरली कैंसिल नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस ऐसा मान लिया जाएगा दैट इट इज अनस्टैम्प्ड। ठीक है, दैट इट इज अनस्टैम्प्ड। अगर एडिसिव स्टैंपिंग या एडिसिव स्टैंप प्रॉपरली कैंसिल्ड नहीं है तो उसको अनस्टैम्प्ड मान लिया जाता है। ठीक है, उसको स्टैंपिंग मानेंगे ही नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो मोड ऑफ कैंसिलेशन क्या हो सकता है। तो मान लो यार, देखो मान लो कि ये ना स्टैम्प टिकट है, ठीक है, मोड ऑफ कैंसिलेशन होगा या तो एक लाइन खींच दो, ठीक है, या मान लो कि स्टैम्प टिकट के ऊपर सिग्नेचर आ जाता है, या ये स्टैम्प के ऊपर ना कोई सील आ जाता है। हम इतना सब नाटक क्यों कर रहे? हम इतना सब नाटक कर रहे सो एज टू इंश्योर दैट this stamp ticket, so as to ensure that this stamp ticket or this adhesive stamp should not be used again, should not be used again. क्लियर है बच्चों? हाँ जी। तो देखोगे मैनर ऑफ कैंसिलेशन, सिंगल लाइन ड्रॉन, एक लाइन खींच दो। अ स्टैम्प कैन बी कैंसल्ड इफेक्चुअली मेनली बाय ड्रॉइंग अ सॉलिटरी और सिंगल लाइन अक्रॉस द स्टैम्प। डायगोनल लाइन, ये केसेस आप पढ़ना है ना। देन डायगोनल लाइन ऐसा हो गया, सिंगल लाइन ऐसा हो गया। देन इफ एन इलिटरेट पर्सन मार्क्स अ क्रॉस इट वुड बी अमाउंट टू इफेक्चुअल कैंसिलेशन। ठीक है, मान लो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, ऐसा कर दिया, इसको भी प्रॉपर कैंसिलेशन माना जाएगा, इसको भी प्रॉपर कैंसिलेशन माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। देन इम्प्रेस स्टैम्प, इम्प्रेस स्टैम्प का मतलब ये किस फॉर्म में रहेगा बच्चों? तो इम्प्रेस स्टैंपिंग होगा इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इम्प्रेस स्टैंपिंग होगा इन द फॉर्म ऑफ seal affixed, seal affixed on any instrument, seal affixed on any instrument। ठीक है, देखो क्या बोले यहाँ पे, impress stamp means and includes labels affixed and impressed, stamped, embossed और engraved। ठीक है, अगर तुम में से किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है, अगर तुम में से किसी भी स्टूडेंट ने कभी भी अपने जीवन काल में, अपनी जिंदगी में क्या खरीदा है? स्टैम्प पेपर खरीदा है। तो बच्चों अगर तुम कभी भी स्टैम्प पेपर खरीदते हो ना तो देखोगे स्टैम्प पेपर के ऊपर ना, देखो इतना, ये जो इतना जो एरिया है उसके ऊपर लिखा रहता है, एक एम्बलम का साइन लिखा है, इंडियन एम्बलम का साइन रहता है और वहाँ पे अमाउंट लिखा रहता है। ठीक है, 5 का लिया तो 5 रुपये लिखा है, 5 का तो आता नहीं है, सॉरी यार क्या बात कर रहे हो सर। 10 का लिया 10 का आएगा, 100 का लिया 100 का आएगा, 1000 का लिया 1000 का आएगा। तो ये जो मोड ऑफ स्टैंपिंग है ना, इसको तुम क्या बोलोगे? इम्प्रेस्ड स्टैंपिंग। ठीक है, दिस मोड ऑफ स्टैंपिंग विल बी कंसिडर्ड एज, दिस मोड ऑफ स्टैंपिंग विल बी कंसिडर्ड एज इम्प्रेस स्टैंप। ठीक है बच्चों? हाँ, तो वो इम्प्रेस स्टैंपिंग का एग्जांपल है। दीज आर द स्टैम्प्स व्हिच आर इम्प्रेस्ड ऑन द पेपर, व्हिच आर अफिक्स्ड ऑन द पेपर, जिसका इंप्रेशन किसी भी पेपर के ऊपर है, एंड इट इज परचेज फ्रॉम द स्टैम्प वेंडर्स। तो स्टैम्प वेंडर से जो तुम स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो, स्टैम्प वेंडर से जो तुम स्टैम्प पेपर खरीद रहे हो, वहाँ पे उसके ऊपर कौन सा स्टैंपिंग है, कौन सा मोड ऑफ स्टैंपिंग है? तो सर उसके ऊपर है इम्प्रेस स्टैंपिंग। ठीक है सर, क्या इम्प्रेस स्टैंपिंग को भी कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं, अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, इम्प्रेस स्टैंपिंग नीड नॉट टू बी कैंसिल्ड। कैंसिलेशन किसका होगा हमेशा? कैंसिलेशन होगा सर ओनली ऑफ एडेसिव स्टैंपिंग। कैंसिलेशन विल बी ओनली ऑफ एडेसिव स्टैंपिंग। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर।
Then manner of use. Every instrument stamped with an impress stamp shall be written in such a manner that the stamp may appear on the face of the instrument and cannot be used or applied to any other instrument. अगर आपने एडिसिव स्टैंपिंग यूज किया है, सॉरी इम्प्रेस स्टैंपिंग यूज किया है, तो इम्प्रेस स्टैंपिंग आपको वो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे यूज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे जगह पे यूज करना पड़ेगा फ्रॉम वेयर इट कुड बी क्लियरली विजिबल. तो देखोगे कभी भी, जैसे मान लो कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो या तो ये देखो फेस पहले फर्स्ट हाफ में रहता है ना, 1/4 पोजीशन पे रहता है फर्स्ट पेज पे, या अभी ना नया सिस्टम चला है, ये मान लो ये ब्लैंक पेपर है और यहाँ पे एक सील आ जाता है, ठीक है, इसको अपन ना बोलते हैं टेक्निकली स्टैम्प सील. क्या बोलते हैं अपन इसको? इसको अपन बोलते हैं स्टैम्प सील. इज इट क्लियर? द इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिटन ओनली ऑन दैट साइड ऑन विच द स्टैम्प इज एनग्रॉस्ड. ठीक है, तुम लिखना कहाँ से स्टार्ट करोगे? तुम ये साइड से लिखना स्टार्ट करोगे, पीछे तक जा सकते हो, ठीक है. इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज स्टैम्प्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अफोरसेड मैनर इट शैल बी डीम्ड एज अनस्टैम्प्ड. बोला कि अगर तुमने ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, अगर तुमने ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो इन दैट केस उसको क्या मान लिया जाएगा? इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज, इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज अनस्टैम्प्ड. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन तुमको दिया, डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं डेफिनेशन पे नहीं आऊंगा, ठीक है. मैं सीधे आऊंगा इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी पे. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे होगा? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी क्या करोगे, ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लोगे और जो नोट है डेफिनेशन पे ये भी आप एक बार पढ़ लोगे. इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑन विच स्टैम्प ड्यूटी इज मैंडेटरी. इंस्ट्रूमेंट ऑन विच स्टैम्प ड्यूटी इज मैंडेटरी. ठीक है, देखो क्या लिखा है. Section 3 provides that every instrument shall be chargeable with stamp duty which are mentioned in the Schedule 1 of this Act. यहाँ बोला गया जो भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट कवर किए गए हैं अंडर शेड्यूल 1, जो भी इंस्ट्रूमेंट कवर किए गए हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंट कवर किए गए हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट, all such instruments will be or shall be chargeable to stamp duty. Schedule 1 of this act covers instruments like agreements, affidavits, articles of association, bills of exchange, etc. ठीक है, पहले क्या बोला तुमको कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट. फिर तुमको कुछ एग्जांपल्स दिए कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको कवर किए गए, तो उसमें आगे आपको एग्रीमेंट्स, एफिडेविट्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट प्री रिक्विजिट्स, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर चार्जेबिलिटी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. ठीक है, कब स्टैम्प ड्यूटी पे करना रहेगा? पहले बोला या तो इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड हो किसके अंदर, या तो इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड हो अंडर शेड्यूल 1. Thus I can say that if an instrument is not mentioned or if an instrument is not covered under schedule 1 of this act, if an instrument is not being covered under schedule 1 of this act, तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर. ठीक है, नहीं लगेगा सर. तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या? इन ऑर्डर टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट, ध्यान देना, इन ऑर्डर टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी, इन ऑर्डर टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी, सबसे पहले क्या तुमको ध्यान रखना है कि such instrument must be covered under schedule 1 of this act. Such instrument must be covered under schedule 1 of this act. ये पहला essential requirement. और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट में कवर नहीं हो रहा है, then such instrument shall not be chargeable to, then such instrument shall not be chargeable to stamp duty. ये क्लियर है बच्चों? Then such instrument shall not be chargeable to stamp duty. दूसरा है इंस्ट्रूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया. दूसरा एसेंशियल रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया. देन तीसरा रिक्वायरमेंट, एवरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया बट विच आर एक्सेप्टेड और पेड और विच आर प्रेजेंटेड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट और विच आर एंडोर्स्ड, ट्रांसफर्ड और अदरवाइज नेगोशिएटेड इन इंडिया. तो इन ऑल सच केसेस ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो ड्रॉ किया गया है या मेड या इवन मेड आउट ऑफ इंडिया
but accepted or paid in India, or presented for acceptance or payment in India, or endorsed in India, or transferred और अदरवाइज नेगोशिएटेड इन इंडिया। तो ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। हाउएवर तुमने देखो ऊपर तुमने पढ़ा कि यार स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के लिए ना इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, पढ़ा ना? हाँ सर, तुमने पढ़ा कि इन ऑर्डर to make an instrument chargeable with stamp duty, such instrument must be executed in India. However, it has an exception. यहाँ बोला गया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट किया गया, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट किया गया है, बट दैट इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट्स, in respect of an assets which is located within India. If such instrument is if such instrument is created or executed in respect of an assets which is located in India. For example, Mr. Amar who is residing in London ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, प्रॉपर्टी लोकेटेड था वैशाली नगर अजमेर में, उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया टू मिस्टर जोसेफ हु इज लोकेटेड इन यूएस। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लंदन में एग्जीक्यूट हुआ है, even though it is executed in London, but that instrument is related or that instrument is executed in respect of a property. That instrument is executed in respect of a property which is located in India. That instrument is executed in respect of a property which is actually located in India. तो फिर क्या होने वाला है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे भी स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, एवरी इंस्ट्रूमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड आउट्स ऑफ इंडिया बट रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। देन एन अनसाइंड डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। मान लो कि दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, एक ने साइन कर दिया एक ने साइन नहीं किया, ये दोनों ने साइन नहीं किया, तो ऑल दो हो सकता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होगा ना थ्रू दैट डॉक्यूमेंट, तो वो तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, और जब वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। यहाँ बोला कि कोई भी अनसाइंड डॉक्यूमेंट को हम क्या नहीं मानेंगे बच्चों, हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। और अगर अनसाइंड डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मान रहे, अगर अनसाइंड डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट नहीं ट्रीट कर रहे, देन ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर there is no requirement for making the payment of stamp duty. There is no requirement for making the payment of stamp duty. Is it clear? ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। फिर देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अ फोटोकॉपी और इमेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों स्टैम्प ड्यूटी हमेशा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पे होगा। स्टैम्प ड्यूटी shall always be payable on the original instrument, because for the purpose of stamp duty act a photocopy of any instrument cannot be considered as an instrument. Is it clear? An instrument chargeable to stamp duty सब पढ़ लिया तुम लोगों ने? चलो just wait. अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दो पैराग्राफ ना तुमको मिक्स हो गया, तो इसको एक बार कट कर दोगे, दो पैराग्राफ्स मिक्स हो गए, ये प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है, ठीक है। हाँ अब आ जाओगे इस पैराग्राफ पे, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अभी अपन ने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स विच आर चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी है? सच इंस्ट्रूमेंट्स विच आर स्पेसिफाइड और विच आर बीइंग कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे अपन पढ़ रहे इंस्ट्रूमेंट, ऑल दो इंस्ट्रूमेंट है which are not chargeable to stamp duty, instruments which are not
chargeable, instruments which are not chargeable to stamp duty. यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी. तो पहला बोला एनी इंस्ट्रूमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया बाय और ऑन बिहाफ और इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, और लिख लेना ऐसे, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट. एनी इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया, या एनी इंस्ट्रूमेंट जो तुमने एग्जीक्यूट किया बट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट. एंड थर्ड है एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ पे सम अदर पार्टी हैज एग्जीक्यूटेड द इंस्ट्रूमेंट, है ना. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेएबल, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का अल्टीमेट रेवेन्यू किसके पास जाने वाला है, गवर्नमेंट के पास जाने वाला है. तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ये पैंट के पॉकेट से तुमने पेमेंट किया और शर्ट के पॉकेट में रख लिया, वही वाली बात हो गई. हाँ सर, तो ऐसी बात ना हो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेएबल. देन एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ट्रांसफर और डिस्पोजिशन ऑफ एनी शिप, एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ट्रांसफर और डिस्पोजिशन ऑफ एनी शिप और एनी वेसल इन एनी शिप और वेसल रजिस्टर्ड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1894 डैश डैश डैश. तुम तो बस इतना लिख लोगे, एनी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे पढ़ लेना तुम लोग, एनी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड for the disposition of ship shall not be liable to payment of stamp duty. Then any instrument executed जो execute किया और on behalf or in favor of a developer of or units in connection with the carrying out of any purpose of the special economic zone. any instrument जो execute किया गया, ऐसा कोई भी instrument जो execute किया गया है on either by the developer of any special economic zone or unit in any special economic zone or any instrument executed by a person. ठीक है, by a person, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ by the developer, देखना ऐसे लिख लेना, by the developer of units, business units, यहाँ पे units का मतलब है business units in SEZ, or any instrument executed in favor of developer of business units in special economic zone, in favor of developer of business units in special economic zone, ये सेकंड हो गया. और थर्ड तुम लिख लोगे ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपर ऑफ यूनिट्स. का मतलब देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट तुमको आता होगा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो पर्सन अपना बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं डेवलपर ऑफ यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो जो डेवलपर्स ऑफ यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, दे हैव ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड विद एन नंबर ऑफ इंसेंटिव्स और प्रिविलेजेस, जिसमें से एक इंसेंटिव्स और क्या हो सकता है, they are not required to pay any amount towards the stamp duty. ठीक है, developer of units in special economic zones are not required to pay. Developers of units in special economic zones are not required to pay any amount towards the stamp duty. बोलो, ये क्लियर है बच्चों? Is it clear everyone? क्लियर है सबको? हाँ सर. Now अब देखो most important provision, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट इफेक्टेड बाय सेवरल इंस्ट्रूमेंट, और सॉरी सिंगल ट्रांजैक्शन इफेक्टेड बाय सेवरल इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना एक ट्रांजैक्शन हो रहा है. ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए और एक ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए several instruments have been executed. बस समझ में आ रहा है क्या? एक ही ट्रांजैक्शन है, there is only one transaction, but in order to
execute such transaction, in order to carry out such transaction, several instrument has been executed, more than one instrument has been executed. ठीक है, देखो तो इन केसेस में क्या होगा, इन केसेस में जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है या जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, इन केसेस में जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा बच्चों, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगेगा बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या लगने वाला है बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, और जो एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट या एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट, तो एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लगने वाला है स्टैम्प ड्यूटी एट द रेट ऑफ ₹1। ठीक है, क्या कंसेप्ट था, सिंगल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एक हो रहा है, बट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो उस केस में भी क्या होने वाला है, अगर मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जस्ट वेट, इफ मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, इन सच केसेस क्या होगा, उन सच केसेस क्या होगा, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी शैल बी पेबल, और जो एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगा, और जो एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स है, एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगा एट द रेट ऑफ ₹1। स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल एट द रेट ऑफ ₹1। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? देखो कुछ एग्जाम्पल्स और ये सब था, तो तुम लोग इसको पढ़ लेना बच्चों। चलो नेक्स्ट है तुमको मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट, मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 4 क्लियर है? सेक्शन नंबर 4 में क्या हुआ, वन ट्रांजेक्शन सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो मेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जो सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है या एंसिलरी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा एट द रेट ऑफ ₹1। क्लियर है? हाँ सर। मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट समझो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा है, सेक्शन 4 का उल्टा है। यहाँ पे देयर विल बी वन इंस्ट्रूमेंट बट several transactions will be executed. There will be only one instrument, but that one instrument will cover, or that one instrument can cover several transactions. एक इंस्ट्रूमेंट से several transactions, एक इंस्ट्रूमेंट से एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर याद हो तो तुम लोग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पे ना तुमको दो एग्रीमेंट में एंटर होते हो, तुम दो एग्रीमेंट में एंटर होते हो। पहला होता है एग्रीमेंट फॉर सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट फॉर सर्विस। वो तुमको कुछ समय के लिए फ्री सर्विस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन एग्रीमेंट कौन सा है, मेन एग्रीमेंट कौन सा है बेटा, एग्रीमेंट फॉर सेल इज मेन, ठीक है। तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेल डीडी बनेगा, सेल डीडी एग्जीक्यूट होगा, बट दैट विल कवर टू एस्पेक्ट, दो ट्रांजेक्शन कवर हो रहे हैं, पहला एग्रीमेंट टू सेल कवर हो रहा है, दूसरा एग्रीमेंट फॉर सर्विस कवर हो रहा है। तो इन एक इंस्ट्रूमेंट से सेवरल ट्रांजेक्शन आपने एग्जीक्यूट कर लिए, एक इंस्ट्रूमेंट से आपने सेवरल ट्रांजेक्शंस कैरी आउट कर लिए। तो इसमें क्या करोगे मालूम है, यहाँ पे तुम स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे एट द रेट ऑफ सम टोटल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। वेट, हेलो, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सम टोटल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी है, जो सम टोटल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है उसको तुम अक्यूमुलेट कर लो, ठीक है, और दैट विल बी पेबल, दैट विल बी अक्यूमुलेटेड एंड पेबल, ठीक है। सम टोटल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, सम टोटल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विल बी अक्यूमुलेटेड एंड शैल बिकम पेबल। कब, इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 5 और इन केस ऑफ मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट। मल्टीफेरियस इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट एक है बट दैट इंस्ट्रूमेंट कवर्स सेवरल ट्रांजेक्शंस। देखो लिखा ना, when a single instrument encompasses in it several distinct matters, the instrument is termed as multifarious instrument.
और फिर ड्यूटी पेबल इज एग्रीगेट ऑफ द ड्यूटी ऑन द सेपरेट इंस्ट्रूमेंट। मान लो कि यार 4 ट्रांजेक्शन्स कवर हुआ है, तो एक के ऊपर 100 था स्टैम्प ड्यूटी का रेट, दूसरे के ऊपर 200, तीसरे के ऊपर 300 और चौथे के ऊपर 400। इंस्ट्रूमेंट एक ही एग्जीक्यूट किया तुमने, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करके भी तुमने 4 ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट कर लिया। तो बच्चों जो नॉर्मल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रहेगा इसमें कितना 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लोगे। देन मल्टी डिस्क्रिप्शन और मल्टी डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोला व्हेन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉल्स अंडर मोर देन वन डिस्क्रिप्शन, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा कैटेगरी में कवर हो रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कवर हो रहा है। ठीक है, ऐसा बोलो व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग कैटेगराइज्ड इन मोर देन वन कैटेगरी। ठीक है, इन मोर देन वन कैटेगरी। तो उन केसेस में दोनों कैटेगरीज में से, या मान लो कि 2 से भी ज्यादा कैटेगरीज में उसको बाइफरकेट कर सकते हो। पता ना कि यार एक स्टूडेंट सीए भी कर रहा है, सीएस भी कर रहा है, सीएमए भी कर रहा है, तो उसको सीए स्टूडेंट बोले, सीएस स्टूडेंट बोले या सीएमए स्टूडेंट बोले। तो नॉर्मली वो पर्सन वही डिग्री यूज करेगा जो जिसका हाईएस्ट एडवांटेज उसको मिलने वाला है। अगर उसको सीए करके ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है तो सीए की डिग्री यूज करेगा, सीएस करके ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है तो सीएस का यूज करेगा, सीएमए करके ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है तो सीएमए का डिग्री यूज करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? In the same manner, if an instrument is being categorized or is being covered into 2 or more categories, तो भाई उनमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ, जिस कैटेगरी में हाईएस्ट रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगा ना, that will be taken into consideration, that will be taken into consideration for the payment of। देखोगे यहाँ पे टाइमिंग्स एंड लाइबिलिटी ऑफ स्टैंपिंग, यहाँ पे अपन ना 2 एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं। एक टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग, पहले ये कवर करेंगे, फिर लाइबिलिटी ऑफ स्टैंपिंग। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग, देखो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, तुम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट को ना फॉर द पर्पज ऑफ टाइमिंग ऑफ स्टैंपिंग तुम 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करोगे। फर्स्ट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, दूसरा व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है तो मुझे एक बात बताओ, अगर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया है तुम स्टैम्प ड्यूटी कब पे करते हो? कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले तुम्हें स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है ना, और स्टैम्प पेपर जब तुम खरीद रहे हो तभी तुमने स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है। होता है ना, मान लो कि यार मुझे ना 100 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदना है, तो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए हो सकता है मुझे 120 रुपए देना पड़े, जिसमें 20 रुपए तो सेलर का कमीशन हो गया और 100 रुपए का हो गया स्टैम्प वैल्यू। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इफ द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, वहां पे तुम स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे आइदर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। आप स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हो आइदर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और इवन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल आइदर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इवन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, तो उन केसेस में स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कहाँ से 3 मंथ्स? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अराइवल इनटू इंडिया, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आया, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आया वहां से 3 डेज के अंदर, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आया वहां से 3 डेज के अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्रोवाइडेड such instrument executed outside India is related to a property, such instrument executed outside India is related to a property situated in India, otherwise instrument executed outside India के ऊपर stamp duty is not payable। क्लियर है बच्चों? ठीक है, पढ़ लोगे इसको। देन पर्सन लाइबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी, कौन पे करेगा स्टैम्प ड्यूटी, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड, प्रॉमिसरी नोट, सिक्योरिटी बॉन्ड, डिबेंचर एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हु विल पे? मेकर और ड्रॉअर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट विल पे द स्टैम्प ड्यूटी। अगर मॉर्गेज डीड है तो मॉर्गेज डीड में एग्जीक्यूटर या मॉर्गेजर, मॉर्गेजर कौन? हु केप्ट हिज एसेट्स ऑन मॉर्गेज, who kept his assets
ऑन मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्गेज। Then if it is related to a policy of insurance, yeah, I can say if it is related to any insurance policy, if it is related to any insurance policy other than fire insurance, तो fire insurance policy में कौन, by person affecting the insurance. Next, in case of policy of fire insurance, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा. कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है, देखो कन्वेंस के लिए तुम लोग लिख लेना बच्चों, कन्वेंस इज अ डॉक्यूमेंट, और लिख लो कन्वेंस इज अ डॉक्यूमेंट बाय विच एनी एसेट्स और liabilities, by which any assets or liabilities is being transferred, by which any assets or liabilities is being transferred from one person to another person. ठीक है, तो कन्वेंस के केस में कौन पे करेगा, स्टैम्प ड्यूटी ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है. होता है ना, मान लो क्या तुमने कोई एसेट्स खरीदा, तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, कोई पीस ऑफ लैंड खरीदा या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, तो वहाँ पे तुम ही पे करोगे स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि तुम कौन हो, ट्रांसफर इन दैट केस. और वो जो सेल होगा ना, जो लैंड का सेल होगा तुम्हारे फेवर में, उसको वहाँ पे ना एक जो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट होगा उसको अपन बोलेंगे बच्चों क्या, उसको अपन बोलेंगे सेल डीड. आई होप दिस इज क्लियर. इन केस ऑफ लीज एग्रीमेंट्स कौन पे करेगा, लेसी विल पे द स्टैम्प ड्यूटी. इन केस ऑफ काउंटर पार्ट ऑफ लीज, लेसर विल पे. इन केस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बंटवारा हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन को ना अपन टेक्निकली बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट डीड. तुम लोगों ने सुना है, जब एसेट्स ऑफ फैमिली इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, वहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है फैमिली सेटलमेंट डीड. तो इन केसेस में ना जिसके हक में जितना एसेट्स आया, जिसके हक में जितना एसेट्स आया या जितने वैल्यू का एसेट्स आया, वो उतने प्रपोर्शन में क्या करेगा, स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करेगा. मान लो कि टोटल 100 करोड़ का एसेट्स ट्रांसफर हुआ है 4 लोगों के फेवर में इन डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन, तो स्टैम्प ड्यूटी तो 100 करोड़ के ऊपर पे करना है. अब कौन कितना स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसने कितने पोर्शन का एसेट्स, कितना परसेंटेज ऑफ एसेट्स को अक्वायर किया है. देखो लिखा है ना, पार्टीज देयर टू इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द होल प्रॉपर्टी पार्टीशन. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट फिर लिखा है ऑल दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल interviews during the life and which are not otherwise specifically provided by the schedule are conveyance are chargeable at conveyance. बोला कोई भी इंस्ट्रूमेंट which is related to the transfer of any movable or immovable property will be treated as conveyance, और उसके ऊपर तुमको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा. कोई भी ट्रांसफर ऑफ कोई भी एक सेकेंड, कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शेड्यूल में कवर नहीं किया गया है तो उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, कन्वेंस मान के चलेंगे. और जब हम उसको कन्वेंस मान के चल रहे हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी शैल बी चार्जेबल. अच्छा, एक और चीज़, स्टैम्प ड्यूटी ना कभी विल के ऊपर नहीं लगता है. तुम लिख लो यहाँ पे, नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल, नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन विल. वसीयत पे कोई स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा. ठीक है, नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन विल. नेक्स्ट आ जाओगे भाई, वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का मतलब कितने, देखो वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का मतलब होगा कि कितने वैल्यू पे आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो. वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी का मतलब हो गया कितने वैल्यू पे यू विल बी पेइंग दी स्टैम्प ड्यूटी, कितने वैल्यू पे आप स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करोगे. बात समझ में आ रही है क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है, normally stamp duty is payable, normally in any case stamp duty is payable on the basis of value of property involved in the instrument. मैं क्या बोला, normally stamp duty is payable on the basis of property, on the basis of property involved.
ठीक है, इन द इंस्ट्रूमेंट। मान लो कि यार मैंने एक एसेट्स ट्रांसफर किया 100 करोड़ का उसका वैल्यू है, तो स्टैम्प ड्यूटी कितने पे होगा बच्चों? स्टैम्प ड्यूटी पे होगा 100 करोड़ पे। मैंने एक एसेट्स ट्रांसफर किया जिसका वैल्यू 25 लाख रुपए, तो स्टैम्प ड्यूटी कितने पे चार्जेबल होगा? 25 लाख रुपए पे। नॉर्मली stamp duty is chargeable on the value of assets. Normally stamp duty is chargeable on the value of assets involved, ठीक है, in the instrument। देखोगे यहाँ पे if the instrument is payable on ad valorem basis, ad valorem basis का मतलब जितना वैल्यू उसके ऊपर उतना स्टैम्प ड्यूटी। the value will be decided as follow। ad valorem means on the basis of value of property। ad valorem basis में क्या हो रहा है? स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल, इसमें क्या हो रहा है? स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल on the basis of value of property, on the basis of value of property। stamp duty is payable on the basis of value of property। बोला value if this amount is expressed in foreign currency, value if the amount is expressed in foreign currency। if the amount is expressed in foreign currency, rate of stamp duty on the date of instrument will be considered to convert the amount into Indian currency। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है? if the amount involved in the instrument, if the amount involved in the instrument is being expressed in foreign currency, तो तुमको वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उस इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सच इंस्ट्रूमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंडियन रुपी। फर्स्ट ऑफ ऑल सच इंस्ट्रूमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंडियन रुपी। इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके, ठीक है, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी आ रहा है या जो भी वैल्यू ऑफ आईएनआर आ रहा है वो वैल्यू ऑफ आईएनआर पे यू आर रिक्वायर्ड टू पे दी स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस वैल्यूएशन और कन्वर्जन द रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन। जिस दिन कन्वर्जन कर रहे हो उस डेट पे जो कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से आप कन्वर्जन करोगे और कन्वर्जन करके जो भी वैल्यू आ रहा है इन इंडियन रुपी उस वैल्यू पे यू आर गोइंग टू पे दी स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहाँ पे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करने वाले ऑन दी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ऑन दी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मान लो कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है बाय वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बाय वे ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफर ऑफ शेयर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है। ऐसा नॉर्मली कब होगा बच्चों? तो ऐसा नॉर्मली तब होगा व्हेन द शेयर्स आर बीइंग हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, व्हेन द शेयर्स आर बीइंग हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होता है ना तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जिसको अपन टेक्निकली बोलते हैं बच्चों क्या? तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर डीड। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीड। इज इट क्लियर? क्लियर है? वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक और सिक्योरिटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस। यहाँ पे वैल्यूएशन निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस ऑन द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिस दिन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी एवरेज प्राइस था सिक्योरिटी का, जो भी एवरेज प्राइस था सिक्योरिटीज का, वो एवरेज प्राइस पे स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्जेबल। वो एवरेज प्राइस पे स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्जेबल और स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल। क्लियर है? लिखा है इन केस ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, शेयर ट्रांसफर की डेट, शेयर ट्रांसफर के केस में जो उस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो भी शेयर्स का या सिक्योरिटीज का मार्केट वैल्यू है ना, वो मार्केट वैल्यू पे तुम क्या करोगे? स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने स्टॉक या सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स कवर किया। नेक्स्ट केस में अपन शेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि यार मैंने 24 फरवरी 2020 को ना 10,000 शेयर्स ट्रांसफर किया और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एक शेयर था बच्चों 100 रुपये का। तो मैंने कितने के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए? 10 लाख के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए।
अब मुझे 10 लाख रुपए पे क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस केस आई हैव टू पे और आई नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी on a value of on the value of rupees 10 lakh. Is it clear? And if the instrument contains the current market price and it is stamped accordingly, it shall be presumed to be correct. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्टैम्प ड्यूटी का प्रोविजन है ना, अभी उसको उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है या इतना इफेक्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज नाउ डेज शेयर्स आर बिंग हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। अपन ने आईसीडीआर में भी पढ़ा था, शेयर्स आर बिंग हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। और अगर शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होल्ड किए जा रहे हैं तो वहाँ पे शेयर ट्रांसफर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। विद अ क्लिक यू कैन ट्रांसफर दी शेयर, तो कोई इंस्ट्रूमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में हैं तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर सच शेयर्स नो इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ नो डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और इफ नो इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, तो क्या वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा? क्या वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा? आंसर विल बी नो। आंसर इज नो। इज इट क्लियर? देन चलो आ जाओगे नेक्स्ट केस पे। इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट। If the instrument specifically mention payment of interest, the duty will be chargeable on the principal amount. ठीक है, मान लो कि यार कोई भी लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो लोन एग्रीमेंट में तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की बात होती है। लोन एग्रीमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों की बात होती है। तो अगर तुमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है जिसमें प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, जिसमें प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, तो उन सिचुएशंस में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल। इज इट क्लियर? प्रिंसिपल कर लेना इसको। ठीक है, क्या बोला मैं? इफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, देन इन केस ऑफ ऑल सच इंस्ट्रूमेंट, देन इन केस ऑफ ऑल सच इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाला है? स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगा ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेबल और स्टैम्प ड्यूटी शैल बी पेबल ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। इज इट क्लियर? देन वैल्यूएशन इन केस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ डेब्ट। बोला वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ एनी डेब्ट ड्यू टू हिम, सच डेब्ट शैल बी ट्रीटेड एज द कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। मान लो कि मैं किसी से पैसा मांगता हूँ, ठीक है, और मान लो कि मैं ना स्टूडेंट एक्स से 5 लाख रुपए मांगता हूँ। मैं स्टूडेंट एक्स से कितना रुपए मांग रहा हूँ बच्चों? 5 लाख रुपए। स्टूडेंट एक्स बोलता है कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है, आप क्या करो, मेरे पास ये गोल्ड चेन है, मान लो ये सब गोल्ड चेन है, मेरे पास गोल्ड ज्वेलरीज है जिसका वैल्यूएशन 8 लाख रुपए है, आप ये सारे गोल्ड ज्वेलरीज रख लो, आप ये सारे गोल्ड ज्वेलरीज रख लो और अपने पैसे भूल जाओ। मैंने ठीक है, 5 लाख की जगह अगर तुम 8 लाख का ज्वेलरी दे रहे हो, इसमें मेरा क्या, मैं तो रखने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है जाओ रखो और मैटर खत्म करो, आज के बाद आना मत। मैंने ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आऊँगा, मुझे मेरा पैसा मिल गया, मैं नहीं आऊँगा। तो इन दिस केस बताओ स्टैम्प ड्यूटी 8 लाख पे हो या 5 लाख पे हो? देखो क्या बोला, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ एनी डेब्ट ड्यू टू हिम, तो भाई इंटरेस्ट का पेमेंट, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। सच डेब्ट अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज द कंसिडरेशन। भाई स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा किस पे? 5 लाख पे, ठीक है, एंड नॉट ऑन 8 लाख। एग्जाम्पल प्लीज कॉपी कर लेना, ठीक है। अगर अभी कॉपी नहीं करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, फिर तुम लोग गलत करके आते हो, फिर बाद में परेशान होते हो। और ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए एक और दे दिया मैंने, इसको भी तुम पढ़ लेना, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। On the same ground, if the property is transferred subject to the payment or transfer of any money or stock, such money or stock will be considered for the valuation purpose. मान लो कि यार मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ कि तू ना मुझे 20 लाख रुपए दे दे और 20 लाख के बदले मेरा 50 लाख का घर ले ले। क्या बोला मैं?
मुझे 20 लाख रुपए दे दे और 20 लाख के बदले क्या कर, मेरा 50 लाख का घर ले ले। तो भाई जितना पैसा मुझे मिला है उस पैसे पे क्या करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली भी ऐसे होता है ना, मान लो कि तुमने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, अब उसका एक्चुअल वैल्यूएशन 1 करोड़ है, लेकिन तुमने उसको 20 लाख में खरीद लिया। ऐसे लोग प्लानिंग भी करते हैं ताकि कम स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़े। पता हो, ये बहुत बड़ा लूप होल है प्रोविजंस के अंदर। लोग क्या करते हैं, ऑन पेपर्स 1 करोड़ के घर को 20 लाख में खरीदते हैं, सो एज टू इंश्योर कि उन लोग को स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़े 20 लाख पे रादर देन ऑन 1 करोड़। और यहाँ पे ऐसे केसेस में ही ब्लैक मनी वाइट हो जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व। लोग करते हैं ऐसा। तुम लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, बोला होगा कि यार यार 1 करोड़ का घर उसने ऑन पेपर 20 लाख में खरीद लिया, 80 लाख तो उसने बिना डॉक्यूमेंट किए दे दिए। 80 लाख का कोई प्रूफ नहीं है पर उसने दिया है। यहाँ पे भी यही चीज बोल रहा है कि अगर तुमने पैसा रिसीव किया है बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनी एसेट्स, भाई तो जितना पैसा रिसीव किया है ना उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी दोगे। वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड विल नॉट बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट, where the property transferred is subjected to mortgage, duty already paid in respect of the mortgage will be deducted. क्लियर है? अच्छा, काफी बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट मैटर कुछ ऐसा है कि यार जहाँ पे वैल्यूएशन डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वैल्यूएशन डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। if the value of subject matter is indeterminate, where it is not possible to make the valuation, where it is not possible to make the valuation, तो देखो क्या लिखा है, when on the date of execution of instrument value of subject matter cannot be determined, then stamp duty can be paid on an estimated value। बोला कि अगर वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है, अगर वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है स्टैम्प ड्यूटी का, तो क्या करोगे, कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू पे यू कैन मेक दी पेमेंट, कोई भी एस्टिमेटेड वैल्यू पे यू कैन मेक दी पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, बट द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने वैल्यू का तुमको बेनिफिट मिला है उससे ज्यादा अमाउंट का स्टैम्प ड्यूटी पे, उससे ज्यादा अमाउंट का स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो एक बार फिर से, व्हेन द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, with the amount of valuation cannot be determined, yeah, when the determination of value is not possible, तो किसी भी एस्टिमेटेड वैल्यू पे या किसी भी डीम्ड वैल्यू पे आप स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट कर लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो अमाउंट तुम पे कर रहे हो टुवर्ड्स स्टैम्प ड्यूटी, जो अमाउंट्स आप पे कर रहे हो, जो अमाउंट तुम पे कर रहे हो टुवर्ड्स स्टैम्प ड्यूटी, दैट शुड नॉट बी मोर देन, that should not be more than the value of benefits, that should not be more than value of benefits derived from such instrument, that should not be more than value of benefits derived from such instruments। is it clear? Aji sir, then valuation in case of annuity, क्या बोला गया है, section 25 deals with the manner of computation of duty in case of annuities, that is when the payment are made in installment and not in lump sum, the valuation will be done as follow। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तुमने स्टार मार्क भी कर सकते हो, और इसको चलो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, सेक्शन 25 को लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कंप्लीटिंग योर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, और इसके बाद ना आई विल स्टार्ट विद योर रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों साथ में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग आप इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी फिनिशिंग इट ऑफ एंड I will be starting, or I will start with your registration act. So that's all for today's lecture. Thank you so much. Take care of yourself.